मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी बिल 2025 को लेकर मुस्लिम तबका गम व तशवीश कर चुका। जुमे के दिन शहर निजामात की तमाम मसाजिद कमेटियों के ज़ेर एहतमाम एहतजाज का फैसला। निजामात मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के इजलास में कुल जमाती जिम्मेदारान का फैसला। निजामात मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का अहम इजलास क्लासिक फंक्शन हॉल में सदर निजामात मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, जिनमें अहमद अब्दुल अज़ीम ज़िम्मेदार जमात इस्लामी, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम खान सदर ज़िला जमीयत उलमा, मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी ज़िला जमीयत उलमा, वजीला खान अमीर जमीयत अहले हदीस, फ़हीम कुरैशी जमीयतुल कुरैश, मोहम्मद जुनैद अहमद एडवोकेट, ज़फ़र यहिया सदर ज़िला बैतुल माल, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक़ कॉर्पोरेटर, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन सदर ज़िला MPJ, अनवर खान ज़िम्मेदार जमात इस्लामी, अब्दुल सत्तार अमजद अमीर मुकामी जमात इस्लामी याकूबपुरा, निसार अहमद क्लासिक, रफ़ीक कुरैशी सदर ज़िला जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी, सनाउल्लाह खान कायद BRS, मोहम्मद मोहसिन जुबली सदर कोक एसोसिएशन, शेख अली साबरी सरपरस्त MPL, मोहम्मद अब्दुल मुक़ीस सेक्रेटरी MPL, अब्दुल हलीम खबर नायब सदर MPL, मोहम्मद शकील अहमद सदर मस्जिद खैफ सनत नगर, मोइन यूनुस सदर सिटी यूथ कांग्रेस, अब्दुल क़य्यूम क़िला, मोहम्मद सरदार जर्नलिस्ट फुलांग, खालिद खान जर्नलिस्ट, नदीम अहमद समाजी कारकुन फुलांग के अलावा निजामात मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के सरपरस्त आला मोहम्मद नाइम खमार और दिगर ने इजलास के शुरा में काबिल ज़िक्र थे। इस इजलास में तय किया गया कि जुमे के दिन बाद नमाज जुमा शहर की तमाम मसाजिद के पास मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों के ताउन से मुकामी अफराद व मुसल्लियान व अहलियान मोहल्ला वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने गम व गुस्से को दश करवाएंगे। इस एहतजाज के लिए प्ले कार्ड्स और दीगर ज़रूरी अशिया निजामात मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से सरबराह किया जाएगा। ये एहतजाज मसाजिद की हद तक कमेटियों की निगरानी में पुरअमन अंदाज में मुनक़िद होगा और इसमें वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करते हुए नारे लगाए जाएंगे। अगर हम अभी भी नहीं जागे और हमारा ईमान जागा नहीं तो हम बहुत जल्द है। मेरे भाइयों सब उसकी मुखालिफत करते हैं और शिद्दत से लोगों ने मुखालिफत की है कि यह जुल्म है कि किसी की ज़मीन को खुद अपने कब्ज़े में ले लें कानून बनाकर, ये जालिमों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए हर कोई किसी ने मुखालिफत की और इस कानून की मुखालिफत की जा रही है और कोई ताज्जुब नहीं कि अगर मुसलसल मुखालिफत हर जहन से हर गोशे से की जाए तो कानून वापस लिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून भी वापस लिया गया और किसान भाइयों का जो कानून उनके खिलाफ बनाया गया था वो भी कानून वापस लिया गया मुसलसल एहतजाज के बाद। कोई ताज्जुब नहीं कि मुसलसल अगर एहतजाज हर जगह हर मुकाम से किया जाए, इस बिल की मुखालिफत की जाए तो शायद हुकूमत मजबूर हो जाए इस कानून को वापस लेने के लिए, और वो वापस ले न ले लेकिन मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को तो पूरा करे कि वो मिली चीज़ें जो कोई कब्जा करना चाहता है उसको रोकने और बचाने की जो कोशिश कर रहा है वो अल्लाह देख रहा है, वो इस जज्बे को देखने और कबूल करने वाला है। इसीलिए तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश की जा रही है कि जहाँ तक हो सके ये तहरीकात में जो कानून वक्त तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जो की जा रही हैं वो सारी तहरीकात में सारे एहतजाजों में शामिल रहें और सबकी यानी एक दूसरे के ताउन के साथ काम को आगे बढ़ाएं कि वक्फ बिल हम इसको मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इन अल्फाज के साथ स्टिकर बनाए जाएं और हर घर हर बाइक पर हर गाड़ी पर लगाए जाएं ताकि हर एक को मालूम हो कि इस कानून की कितनी शिद्दत से मुखालिफत की जा रही है। एक फिर दूसरा, हर यानी मस्जिद में
اس کمیٹی کی جانب سے پلے کارڈ پہنچائے جائیں گے مسجد کی کمیٹیوں تک، تو وہ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر ٹھہر کر پلے کارڈ کے ساتھ احتجاج درج کروائیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس قانون کی۔ شہر کے خواتین صحافیوں کا فقد المثال قدم۔ وومن جرنلسٹ ایسوسی ایشن نظامات کی پہلی سالگرہ کے موقع پر فری ہیلتھ کیمپ کا انعقاد اور زبردست تہنیتی تقریب۔ خواتین صحافت کے میدان میں صرف قلم نہیں بلکہ خدمت کا علم بھی تھامے ہوئے ہیں۔ نظامات ضلع وومن جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اپنی پہلی سالگرہ کے موقع پر ایک فلاحی طبی کیمپ اور مثالی پروگرام کا انعقاد کر کے ثابت کر دیا کہ وہ صرف خبریں نہیں بناتے بلکہ خود ایک خبر بننے کا ہنر رکھتی ہے۔ ضلع وومن جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اپنی پہلی سالگرہ کے موقع پر تلنگانہ گورنمنٹ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن آفس پر ایک عظیم الشان فری ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع جج سنیتا کنچالا، نوڈا چیئرمین کیشو وینو، سابقہ میئر نیتو کرن نے شرکت کی اور اس یونین کو قیادت، وقار اور وقوف دیا۔ مہمان گرامی کو یادگار میمنٹوز پیش کیے گئے اور ان کی موجودگی نے اس تقریب کو مزید باوقار بنا دیا۔ اس موقع پر سب سے خوبصورت پہلو تھا فری ہیلتھ کیمپ جو صحافیوں کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جس میں ماہر ڈاکٹروں نے مفت طبی جانچ کی اور انہیں ادویات تقسیم کی۔ بعد ازاں ان ڈاکٹروں کے بھی شالپوشی کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی گئی۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ اس تقریب میں خواتین ہی نہیں بلکہ مرد صحافیوں کی بھی دل سے عزت افزائی کی گئی، انہیں بھی شالپوشی کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی گئی اور اس بات کا پیغام دیا گیا کہ صحافت ایک اجتماعی کوشش ہے جہاں ہر فرد قابل عزت ہے۔ اس موقع پر سابقہ میئر نیتو کرن نے عوام ٹی وی اینکر منور اسرا کے بھی شالپوشی کرتے ہوئے میمنٹوز پیش کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر پروگرام سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں عورت کا جرنلسٹ ہونا آسان نہیں، لیکن نظامات کی خواتین صحافیوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ صرف صحافت نہیں بلکہ سماجی خدمت کا ایک قابل فخر مظاہرہ ہے۔ یہ تقریب اس بات کا ثبوت ہے کہ نظامات کی خواتین صحافی محض رپورٹنگ نہیں کرتی، وہ معاشرے کی صحت، ترقی اور بھلائی کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ఇంట్లో తల్లి కానీ చెల్లి కానీ భార్య కానీ అమ్మ కానీ ఎవరైనా సరే మనకి ఆరోగ్యపరంగా మంచి భోజనం కానివ్వండి, మందులు కానివ్వండి, ఏదైనా సరే వాళ్ళు చేయాల్సింది। అలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున కేవలం నా ఇంటి వరకే కాదు, మా జర్నలిస్ట్ మహిళలు ఉన్నారు, మా సోదరులు ఉన్నారు, సోదరిమణులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరి కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి జరగాలి, మా వాళ్ళకి టైం సరిపోదు అని నేను దాన్ని ఇనిషియేట్గా తీసుకొని నేను ముందుకు వచ్చి మా వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా ఒక మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టించి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని, వాళ్ళ బాగోగులను నేను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకుందని ఒక మహిళ మాత్రమే ఆలోచించగలదు। దానికి తను సాక్షిగా ఈరోజు చక్కటి కార్యక్రమం చేసినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా సంగీతను అలాగే వారికి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। ఎందుకంటే మంచి కార్యక్రమము మధ్యలో ఆగిపోకుండా మీరు హృదయంతో ఈ మీటింగ్ వారికి ఇచ్చినందుకు మీ గొప్పతనాన్ని మీరు నిరంతరం ఎందుకంటే రాత్రి 10 గంటలకు వెళ్ళి ఫోన్ చేసి మీకు बांसवाड़ा हल्का नस्लाबाद मंडल मौजा दुर्की में नकली शराब पीने की वजह से 60 से ज्यादा अफराद मुतासिर, जिनमें से 10 से ज्यादा अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो सरकारी दवाखाने में से इलाज। कामारेड्डी जिले के नस्लाबाद मंडल में वाक़े दुर्की गांव में जहरीली शराब पीकर 20 अफराद की हालत बिगड़ गई। कई अफराद को फौरी तौर पर बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जबकि 8 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बांसवाड़ा हॉस्पिटल में अब तक 58 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है और निजामाबाद में 9 अफराद ज़ेर इलाज हैं। उनमें ज़्यादातर अफराद बिरकुर, अंकुल और दामड़शाह गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रात मुज़र जहरीली शराब पी थी। वाक़े के बाद महकमा एक्साइज हरकत में आया और जहरीली शराब को जब्त कर लिया और सैंपल लैब के लिए भेज दिया गया और कई अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। देहातियों में शदीद गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं आखिर ये जहरीली शराब कहाँ से आ रही है, कौन इसका जिम्मेदार है। एक तरफ पुलिस तफ्तीश कर रही है, दूसरी तरफ अवामी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी हुई है। ये पहला वाक़या नहीं और शायद आखिरी भी ना हो। जब तक हुकूमत, एक्साइज महकमा और पुलिस सख्त कार्रवाई ना करे,
عوام سے اپیل ہے کہ غیر قانونی اور مشکوک شراب سے ہوشیار رہیں اور ایک لمحے کی غفلت زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ TUFIDC اسپیشل فنڈ سے شہر کے مختلف ڈویژنز میں زیر التوا ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظامت مجلس قائدین کی RNB عہدیداروں سے ملاقات اور تحریری نمائندگی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس قائدین نے آج محکمہ RNB عہدیداروں، سپرنٹینڈنٹ انجینئر و ڈپٹی انجینئر پروین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مجلس قائدین نے بتایا کہ سابقہ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے نظام آباد اربن کو بحوالہ جیو نمبر 100/658 NMC کو TUFIDC اسپیشل فنڈ کے تحت نظامت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 100 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے۔ الحمدللہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی و نظام آباد مجلسی انچارج وہ MLA ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ نے سابقہ تلنگانہ ریاستی حکومت کے وزیر بلدی و میونسپل KT راما اور سابقہ رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا سے کامیاب نمائندگی کے بعد TUFIDC اسپیشل فنڈ 100 کروڑ روپے میں سے نظام آباد اربن اقلیتی علاقوں و ڈویژن کے CC روڈ ڈرین کلورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے 21 کروڑ منظور کروایا گیا تھا، جس میں سے پیکیج نمبر فیز 5 انٹرنل CC روڈ ڈرینز کلورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے ڈویژن 12، 13، 14 میں 5 کروڑ 50 لاکھ، پیکیج نمبر 10 فیز 5 انٹرنل CC روڈ ڈرینز کلورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے ڈویژن 30 اور 31 میں 5 کروڑ 20 لاکھ، پیکیج نمبر 11 فیز 5 انٹرنل CC روڈ ڈرینز اور کلورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے ڈویژن 29، 32، 54، 55، 53، 60 میں 6 کروڑ 9 لاکھ روپے۔ یہ تمام ترقیاتی کام تقریباً ڈویژنز میں مکمل ہو چکے ہیں۔ ماباقی ڈویژنز میں گزشتہ منعقدہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر انتخابی ضابطے اخلاق کی وجہ سے تقریباً ترقیاتی کاموں پر روک لگانے کی وجہ سے کام ادھورے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس خصوص میں مجلسی قائدین نے RNB عہدیداروں سے کہا کہ اسپیشل فنڈ سے ادھورے چھوڑے گئے ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد کانٹریکٹرز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کاموں کو آغاز کیا جائے۔ علاوہ ازیں پیکیج نمبر 12 فیز 5 انٹرنل CC روڈ ڈرینز کلورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے ڈویژن 33، 51، 52، 57، 59 میں 4 کروڑ 2 لاکھ کی لاگت سے ان کاموں کے ٹینڈر منظور ہونے کے بعد متعلقہ کانٹریکٹر نے کاموں کا آغاز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 4.21 کروڑ کے پیکیج کو جلد سے جلد دوبارہ ٹینڈر طلب کرتے ہوئے کاموں کا آغاز کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری نمائندگی کی گئی۔ مجلسی قائدین کی مؤثر نمائندگی کے بعد RNB عہدیدار ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر پروین نے متعلقہ کانٹریکٹر کو جلد سے جلد TUFIDC کے تحت ادھورے کاموں کے آغاز کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی ساتھ ڈویژن 33، 51، 52، 57، 59 میں ترقیاتی کاموں کے لیے 4.51 کروڑ پیکیج کے کاموں کا دوبارہ ٹینڈر کی منظوری کے ذریعے ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، ٹاؤن جنرل سیکریٹری محمد شہباز احمد، سابقہ کوآپریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالعلی، عبدالسلیم، مرزا افسر بیگ، محمد محتسن، ارشد پاشا، خلیل احمد، عمر فاروق موجود تھے۔ آج ہم RNB ڈپارٹمنٹ کے HC صاحب سے فون پہ بات کیے۔ HC صاحب نے بتایا کہ وہ اس وقت نظام آباد میں نہیں ہے، آپ جا کے ڈپٹی پروین صاحب سے ملاقات کیجیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ 2022-23 میں جناب صدر اسد الدین اویسی صاحب کو ہم نظام آباد یونٹ نے نظام آباد مائنورٹی خصوصاً سلم ایریوں میں زیادہ سے زیادہ فنڈ کے لیے ہم نے نمائندگی کی تھی، تو اس بات کو لے کر اسد صاحب نے بلالہ صاحب کو KTR صاحب کے پاس بھجوا کر زائد 5 کروڑ جملہ 16 + 5 کروڑ 21 کروڑ کا نظام آباد مائنورٹی ایریا خصوصاً MIM ڈویژنوں میں لگایا گیا تھا۔ تو وہ کام الیکشن سے پہلے اسٹارٹ بھی ہوا اور کچھ ڈویژنوں میں کام بھی اس کا چلا، لیکن الیکشن کوڈس وغیرہ آنے کی وجہ سے وہ کام روک دیا گیا۔ بہرحال اب وہ پھر سے ہم 2 بار پرسوں کچھ دن پہلے جا کے ہمارے انچارج منسٹر صاحب سے بھی بلالہ صاحب کے ساتھ جا کے اس بات کا ذکر کیے تھے، تو انہوں نے ہمیں بلالہ صاحب کو تیقن دیا تھا کہ یہ کام جلد سے جلد اسٹارٹ کریں گے۔ ہم یہاں آ کے پھر سے ایک ریمائنڈ کریں کہ یہ کام جو TUFID کا تحت جو کام ہونے جا رہا ہے اس کو جلد سے جلد اسٹارٹ کریں، جس میں
रोड्स है, ड्रेन्स है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है और बहुत सारे ऐसे काम है जो खुसूसन स्लम एरियो में, क्योंकि डिवीज़न जो स्लम एरियाज है उसमें काम अधूरा छूटा था तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो इस निस्बत को लेकर हमने यहाँ फिर से एक बार नुमाइंदगी की। बांसवाड़ा में जहरीली शराब से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा। इत्तला मिलने पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो चेयरमैन कासुला बालराज दवाखाना पहुंचे और मुतासरा अफराद की अयादत की और खादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम दिए। बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद में जहरीली शराब का कहर। नसरुल्लाबाद, बीरपुर और बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में नकली शराब पीने के बाद दर्जनों अफराद की तबीयत बिगड़ गई। हालत इतनी नाजुक हो गई कि फौरी तौर पर मुतासरीन को बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद का इलाज जारी है। ऐसे नाजुक वक्त में अवाम के दरमियान नजर आए बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और आगरो के चेयरमैन कासुला बालराज, जिन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एरिया हॉस्पिटल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विजय लक्ष्मी और इनकी टीम की खिदमत को सराहा और एक सख्त पैगाम दिया। जहरीली शराब बेचने और बनाने वालों को किसी कीमत पर मुआफ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इस मौके पर सब कलेक्टर किरणमयी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन शामला और मुकामी कायदीन समेत पुलिस, रेवेन्यू और एक्साइज की आला अफसरान भी मौजूद थे। 13 साला मासूम बच्ची पर सौतेली माँ का बेतहाशा जुल्म। सौतेली माँ ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और इस मासूम को कत्ल करने की कोशिश की। तफसील कुछ इस तरह। एक मासूम बच्ची की कहानी जो सुनकर दिल दहल जाएगा। निजामाबाद के गौशाला नागाराम इलाके से ताल्लुक रखने वाली 13 साल की नेहा कौसर पर ऐसा जुल्म हुआ है जो सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। नेहा की अपनी मां का इंतकाल 5 साल कब्ल ही हो चुका था। बाप ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली और यूं नेहा को मिली एक सौतेली माँ। लेकिन ये माँ नहीं, एक जालिम औरत निकली जिसका नाम रिजवाना बेगम है। रिजवाना बेगम नेहा कौसर को सुबह 5 बजे से लेकर रात तक नौकरानी की तरह काम करवाती है। खाने को बासी खाना देती है और बेल्ट से मारती भी है। यही नहीं बल्कि गला दबाना, दीवार से सर टकराना, गर्दन जोर से दबाकर ऊपर उठाना और उसे मार मार कर बेहाल कर देना। क्या यही है सौतेली माँ का चेहरा? नेहा कहती है, मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई है। मेरे जिस्म पर निशान ही निशान है और अब मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मुझे जीने का हक चाहिए। उसके बाप शेख हुसैन से जब पूछा गया तो साफ कहा, मेरी बेटी है, मारूं या जलाऊं, तुम्हें क्या? ये कैसा बाप है? ये कैसी सोच है? क्या ऐसी सोच रखने वालों को आज़ादी है बच्चियों को यूं ही मार डालने की? नेहा आज हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो इंसाफ मांग रही है। वो चाहती है कि रिजवाना बेगम और इसका बाप शेख हुसैन और उनके हिमायती कानून की गिरफ्त में आए। इतना प्लेट भर के खाना डाल के दे देते, रात का खाना तो मैं क्या बोलती, थोड़ा ताजा डाल के दो, मैं वो नहीं खाती, मेरे पेट में दुखता बोलती। तो पापा क्या बोलते, वैसे क्या बोलते, प्लेट भर के खाना डाल के दे देते, रात का तो बोलते, दोनों भी मारते, का बोलते, और क्या बोलते, मैं कुछ भी नहीं खा रहा, मैं नहीं करती बोलते। पापा नहीं आए तक, फिर बाद में पापा आने के बाद चप्पल से मारते, चप्पल टूट गए तो तार बन के देते, दूसरी नहीं लाते, रमजान कपड़े भी नहीं लेते। मेरी दादी कर गई थी, मेरे मुंह में से खून बन गया था तो मैं बस सो गई थी, मुंह में से खून बन गया, मैं मुँह धो के सो गई, बहुत खून गया मुँह में से गया। तो जब से मैं बोली, पापा मेरे मुंह में जो खून जा रहा, दवा करने को लेके चलो, बोलता क्या बोल रहे, बची तो तेरे अंडे का ले जाके दे, तेरे अंडे का ले जाके डाल दे, तो बची तो उनकी नहीं, बची तो अल्लाह की कहते। फोन में उठा रहे, क्या बोले, ज्यादा काम हो घर, मेरे जान अच्छी नहीं है, मैं कुछ बोले काम हो घर बोल के बर्तन धोती जा। मेरे को मेरा अम्मी क्या करे, दीवार को डिच के दिए, कमर पर लाता उठा के डाले और मेरे को क्या बोल रहे, मार दो इसको बोल रहे। तो मैं क्या करी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था, मेरे को वैसे सो जा रही थी। तो पापा को भी नहीं बोली, पापा को बोले तो पापा
जिला कलेक्टर का दौरा दरपली मंडल, उन्होंने धान खरीदारी मराकज का किया दौरा और किसानों को किसी किस्म की दिक्कत न हो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को दिए अहकाम। धान की खरीदारी के इस सीजन में किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतालिका अफसरान को पेशगी इक़दाम उठाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने दरपली मंडल हेडक्वार्टर के साथ साथ हुनाजीपेट गांव में वाक़ धान खरीदारी मराकज का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स का मुआयना भी किया और मुतालिका अमले को सख्ती से हिदायत दी कि किसानों के साथ किसी किस्म की कोताही या लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि हर उस किसान के साथ इंसाफ होना चाहिए जो अपना धान लेकर मरकज पर आ रहा है। जैसे ही किसान धान लेकर आए फौरन इसका वजन किया जाए और उन्हें रसीद फराहम की जाए। साथ ही साथ उन्होंने अहकाम दिए कि खरीदा गया धान फौरी तौर पर राइस मिल्स को मुंतकिल किया जाए ताकि मराकज पर भीड़ न बढ़े और काम आसानी से जारी रहे। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। जब कलेक्टर ने दरियाफ्त किया कि किस किस्म का धान उगाया जा रहा है तो किसानों ने बताया कि वो बारीक किस्म का धान उगा रहे हैं। वजह पूछने पर किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारी धान पर बोनस भी दिया जाएगा, इसलिए वो उसे उगा रहे हैं। इस मुआयने के दौरान जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा पीडी साईगौड़, एपीडी रविंदर, तहसीलदार मालती, एमपीडीओ बालकृष्ण के अलावा दीगर ऑफिसर्स मौजूद थे। पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। मरकजी हुकूमत गरीब व मुतवस्सित तबके पर इजाफी कीमतें डालकर उनकी कमर तोड़ रही है। सीपीएम कायदीन का बयान, उन्होंने मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ रोजगार की कमी और अब इस पर मुतजाद मरकजी हुकूमत की तरफ से व्यंजन, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। सीपीएम ने सख्त अल्फाज में इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि क्या आप वाकई अवाम की हुकूमत है या सिर्फ अंबानी और अडानी के खैरख्वाह। शहर के सीपीएम ऑफिस में सीपीएम जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि गैस पर 50 रुपये और पेट्रोल डीजल पर फी लीटर 2 रुपये का इजाफा सिर्फ और सिर्फ पसमानदा और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। बीजेपी की हुकूमत कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचा रही है और आम आदमी को महंगाई की भट्टी में झोंक रही है। न रोजगार, न सहूलतें, ऊपर से हर दिन बढ़ती कीमतें। ये कैसी सरकार है? नरेंद्र मोदी का राज बाहर बड़ाई अंदर लड़ाई जैसा बन गया है। 10 सालों में मुल्क में जितनी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अगर यही हाल रहा तो अवामी बगावत का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया रकम को वापस ले और आम आदमी को राहत दे, वरना सड़कों पर अवामी गुस्सा तूफान बनकर उभरेगा। तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में ज्योतिराव फुले का मुजस्सिमा नस्ब किया जाए। इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक रोजा भूख हड़ताल की कविता का खिताब। उन्होंने बताया कि इनमुला इंटेलिजेंस अवाम को गुमराह कर रही है और रियासत को नुकसान पहुँचा रही है। रुकने कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक रोजा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। ये एहतजाज अजीम समाजी मसला ज्योतिराव फुले के मुजस्समे को अहाता कानून साज असम्बली में नस्ब करने के मुतालिबे पर किया गया। कविता ने कहा कि ज्योतिराव फुले वो शख्सियत है जिन्होंने पसमानदा तबकात, खवातीन और समाज के कमज़ोर तबकात की आवाज़ बनकर जद्दोजहद की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी उन्हें अपना गुरु तस्लीम किया था। ऐसे अजीम मसला का मुजस्सिमा तेलंगाना असम्बली में नस्ब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। कहा कि वो मसनूई ज़हानत की आड़ में हक़ाइक़ से नज़रें चुरा रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एनिमल इंटेलिजेंस है जो रियासत को नुकसान पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि एनिमल इंटेलिजेंस आवाम को गुमराह करने और BC तबकात के साथ नाइंसाफ़ी करने में मसरूफ़ है। कविता ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी के मामले में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एनिमल इंटेलिजेंस AI तेलंगाना में अवाम को धोखा दे रही है। BRS लीडर ने HCU बहरान पर सेंटर पर तनकीद की। उन्होंने रियासत में AI के मामले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ये मसनूई ज़हानत नहीं है, ये एनिमल इंटेलिजेंस है जो जासूसी तलबा की आवाज़ों को सेवताज और दबा रही है। सदर जागृति ने कहा कि BRS हुकूमत के दौरान रियासत में ख़ानदानी सर्वे की तफसीलात वेबसाइट पर फराहम की गई, लेकिन मौजूदा हुकूमत सर्वे और उसकी तफसीलात जारी करने से कतरा रही है।
उन्होंने 42% रिजर्वेशन के लिए मुसलसल जद्दोजहद का हवाला देते हुए कहा कि उनकी कोशिशों से बीसी तबकात के लिए 3 अलहदा बिल असम्बली में मंजूर किए गए, लेकिन 4 हफ्ते गुजरने के बावजूद इन बिल्स की मौजूदा हैसियत वाज़ेह नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम को बताए कि आया बिल्स गवर्नर के पास ज़ेर इल्तवा हैं या सदर जमहूरिया हिंद को भेजे गए हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो तमाम जमातों को साथ लेकर वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। कविता ने कहा कि बीजेपी ने वाज़ेह तौर पर बीसी मर्दमशुमारी ना करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए इस पार्टी पर दबाव डालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ पर दबाव डालना है तो बीआरएस भी साथ देगी, लेकिन कांग्रेस की तरह दिल्ली में ड्रामाई धरने नहीं किए जाएंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की, कहा कि वो दिल्ली में आधे अधूरे मुजाहरे करके अवाम को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी के आने की बात की गई, लेकिन वो नहीं आए और दिल्ली में वज़ीर आला ने ऐसी ज़ुबान में खिताब किया जो मरकज़ी क़ियादत को समझ ही नहीं आई। कविता ने मुतालिबात की फहरिस्त से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि असम्बली में ज्योतिराव फुले का मुजस्सिमा 11 अप्रैल से कबल नस्ब किया जाए, बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, असम्बली में मंजूरा तीनों बिल्स की मौजूदा हैसियत को अवाम के सामने वाज़ेह किया जाए, बीसी मर्दमशुमारी की तफसीलात फौरी तौर पर शाये की जाए और मरकज़ पर दबाव डालकर बीसी मर्दमशुमारी मुकम्मल कराई जाए। कविता ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जितनी भी रुकावटें आए हम समाजी इंसाफ की जंग लड़ते रहेंगे। अगर हुकूमत खामोश रही तो हम दिल्ली जाकर भी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। ये एहतजाज न सिर्फ तेलंगाना जागृति बल्कि बीआरएस और यूनाइटेड पूले फ्रंट की इज्तिमाई कोशिशों का समर है। ये तहरीक मसावात और समाजी इंसाफ के हसूल तक जारी रहेगी। Mr. Anumala Revanth Reddy, he has constantly told everybody and the whole nation that many of the people here, including the students, have used artificial intelligence to create fake images and fake issues or fake videos. It is not the truth. We are saying it openly today on this public dais that it is not artificial intelligence which is hurting our state today. It is not artificial intelligence which is cheating the BCs today. It is not the artificial intelligence which is cheating the HCU students today. But it is Anumala intelligence. It is Mr. Revanth Reddy's intelligence that is cheating the public of Telangana today. We want the whole country to know whatever happened in HCU, that is a fact. Whatever is happening here today, that is a fact. Rahul Gandhi ji talks about OBC empowerment, but today the OBC census that are done in Telangana are... ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।